Hello everyone, myself Sahil Mandyan. Welcome back to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson of the past formula series, we are going to explore Nux vomica. So without any further delay, let's get right dive into the lecture. Nux vomica. कॉमन नेम क्या है? पॉइजन नट. प्रूव्ड बाय सर एनएमएन. फैमिली क्या है? लोगेनेसिए. इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले. नक्स वोमिका इज द मेल काउंटर पार्ट ऑफ पल्सेटला एंड इग्निशिया. इस पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे पल्सेटला और इग्निशिया में जो फीमेल्स होती हैं, वैसे ही नक्स वोमिका का जो मेल है वैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे. जैसे कि पल्सेटला और इग्निशिया की फीमेल होती हैं, वैसे ही नक्स वोमिका का मेल होता है. उस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली लुक्ड फॉर मेडिसिन इन द बॉक्स ऑफ एवरी होम्योपैथ. इसका मतलब क्या है कि सारे ही होम्योपैथ के पास नक्स वोमिका तो होती ही होती है उनकी फार्मेसी में. The remedy is indispensable because it is indispensable means essential. Nux vomica essential क्यों है? आइए देखते हैं. The first remedy indicated after much dosing with allopathic drug. बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिकेशंस के बाद सबसे पहली जो रेमेडी होती है, जो होम्योपैथिक फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है, वो कौन सी होती है? नक्स वोमिका. द बेस्ट रेमेडी विथ विच टू कमेंस ट्रीटमेंट ऑफ कॉज of cases that have been drugged by various school. इसका मतलब भी थोड़ा थोड़ा पहले पॉइंट की तरह है कि बहुत सारे मेडिकल स्कूल से जो पेशेंट है वो ड्रग्ड है, उसके बाद हम सबसे पहले मेडिसिन कौन से प्रिस्क्राइब करेंगे? नक्स वोमिका. लेट सपोज उसने यूनानी ट्रीटमेंट भी लिया है, एलोपैथी भी लिया है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया है, बहुत सारे मेडिकल स्कूल से वो ट्रीटमेंट लेकर आया है. ठीक है. बहुत सारे फिजिशियन से वो ट्रीटमेंट लेकर आया, तब हम सबसे पहले उसे नक्स वोमिका देंगे. हेनेमन ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी. हमने सल्फर भी ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी थी. ठीक है, ये भी ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है. एप्लीकेबल टू बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक एलिमेंट. अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट होती जाएंगी. ठीक है, तो आप लोग अपना फोकस बना कर रखिएगा. ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही केसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्री एमिनेंटली और प्रीडोमिनेंटली द रेमेडी फॉर एनी ऑफ द कंडीशंस इंसिडेंटली टू एंड अराइजिंग फ्रॉम द सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन लाइफ. ठीक है, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है. कंडीशन प्रीडोमिनेंटली किसके लिए है? मॉडर्न सिविलाइजेशन लाइफ के लिए, लेकिन ये सभी के लिए है. ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, प्रीडोमिनेंटली किसके लिए? मॉडर्न सिविलाइज लाइफ के लिए. लेकिन अभी हम आगे देखेंगे ये प्रिस्क्राइब हम किसी भी पर्सन को कर सकते हैं, किसी भी एज, किसी भी सेक्स. अगला पॉइंट शायद यही है. हाँ, अ सुटेबल रेमेडी फॉर पीपल एवरी एज, सेक्स एंड टेम्परामेंट. किसी भी एज, किसी भी सेक्स, किसी भी टेम्परामेंट के पर्सन को कर सकते हैं, चाहे वो मॉडर्न सिविलाइज पर्सन हो चाहे अनमॉडर्न अनमॉडर्न हो. ठीक है. The remedy which is capable of working wonders for people of all walks of life, from the lowest to highest standard in both civilized and uncivilized, जो मैंने आपको पहले बता दिया, क्लासेस. ठीक है. फिर चाहे अभी हम आगे देखेंगे रिच हो, पुअर हो, मॉडर्न हो, अनमॉडर्न हो, सिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, सभी पर्सन्स के लिए, सभी पेशेंट्स के लिए नक्स वोमिका एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है और इसे हेनेमैन ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी भी माना गया है. आगे बढ़ते हैं. द रेमेडी इज अ यूनिक गिफ्ट फ्रॉम द वेजिटेबल किंगडम. वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, इसलिए इसकी फैमिली क्या है? लोगेनेसी. The trees is grown as a wild plant found in the equatorial region. इसके जो plants हैं वो कहाँ found होते हैं? Equatorial region में found होते हैं. In its crude form, there may not be anything more bitter than its seed. ठीक है, जो इसके सीड्स होते हैं बहुत ज्यादा बिटर होते हैं, बहुत ज्यादा कड़ू होते हैं, कड़वे होते हैं जब वो क्रूड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. इट इज ऑल्सो वेरी पॉइजनस. ठीक है, वेरी पॉइजनस, बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं. और कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा बिटर टेस्ट करते हैं.
आफ्टर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन के बाद द बिटरनेस एंड द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ द सीड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्वलस क्यूरेटिव पावर। बहुत अच्छी क्यूरेटिव पावर पोटेंटाइज होने के बाद नक्स वोमिका की हो जाती है। जितना भी बिटरनेस है, जितनी भी पॉइजनस स्टेट है, वो खत्म हो जाती है और सिर्फ मार्वलस क्यूरेटिव पावर हमारे पास बचती है। अफेक्टिंग ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम पर एक्ट करती है नक्स वोमिका, ठीक है। बट for the historic invention of Hahnemann of this wild seed, millions of suffering people could not have been redeemed for their various ailment. Just as Nux vomica seed is bittermost, poisonous and wild, so also are the Nux vomica patient, like the drug itself, difficult to study. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जिस तरीके से नक्स वोमिका बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, बिटर टेस्ट होता है, वाइल्ड प्लांट होता है, उसी तरीके से जो नक्स वोमिका का पेशेंट होता है उसको समझना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक फिजिशियन के लिए। बहुत ज्यादा सिम्टम सिमिलिमम मिलाना पड़ता है, सिम्टम सिमिलैरिटी देखनी होती है, ठीक है। क्लिनिकल्स की बात करते हैं, किस किस केस में हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, क्लिनिकल्स इसमें बहुत सारे होंगे, तो आप लोग कोई भी अपने अकॉर्डिंग 8 से 10 याद कर लीजिए। अल्कोहलिज्म, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। एंगर इफेक्ट ऑफ, जिनकी दिक्कत गुस्सा करने से बढ़ती है। एपोप्लेक्सी यानी कि मिर्गी कन्वल्जन। अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ब्लैडर अफेक्शन, बिलियस अटैक, कैटेर, डिलीरियम, डायरिया, डिसेंट्री, डिस्पेप्सिया में इनडाइजेशन की जिनको दिक्कत है। फीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर, गाउट, हेमोरॉइड, हेडेक, हार्ट अफेक्शन, हर्निया, लिवर अफेक्शन। सी पॉलीक्रेस्ट में हम क्लिनिकल्स कोई भी लिख सकते हैं, बिकॉज पॉलीक्रेस्ट का अफेक्ट हमें सारे ही बॉडी ऑर्गन, बॉडी टिश्यू, बॉडी पार्ट्स पर देखने को मिलता है, तो हम इसमें क्लिनिकल्स में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेडेक लिख दे, कफ लिख दे, फीवर लिख दे, वूपिंग कफ लिख दे, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, कुछ भी हम 8 से 10 कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, बिकॉज ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, इसका अफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि अभी हमने देखा था, ऊपर एक जगह लिखा था, इसका जो अफेक्ट है ये पूरी ही बॉडी पार्ट पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, अफेक्टिंग ईच एंड एवरी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। आप लोग इनमें से कोई भी चीजें देख लीजिएगा, कन्वर्जन, कॉन्स्टिपेशन, कफ, क्राउट, लोकोमोटर अटैक्सिया, लम्बैगो, मेंस्ट्रुअल पैरालिसिस, प्रेगनेंसी, स्लीप, थ्रोट एंड लंग इन्फेक्शन, यूरिनरी वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, यूरिनरी डिसऑर्डर। स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे स्फीयर ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है। इस मेडिसिन का एक्शन पहले ही लिखा हुआ है, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम पर देखने को मिलता है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन में लिखा क्या है। प्रीडोमिनेंटली कहाँ होता है, एवरी ऑर्गन इज ससेप्टेबल, पहली चीज तो ये लिखी है, टू द एक्शन ऑफ नक्स वोमिका। ऐसा कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है जो कि नक्स वोमिका जिस पर अफेक्ट ना करती। इट प्रीडोमिनेंटली, जो मैंने प्रीडोमिनेंटली की आप लोगों से बात करी, प्रीडोमिनेंटली कहाँ दिखता है, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर एंड सेंसरी सेंटर्स, ब्रेन, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, जेनाइटो यूराइन, ठीक है। कहाँ पे, ब्रेन पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, जैसे बहुत सारी जगह पे हमें इसका एक्शन देखने को मिलता है। पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं हम। पैथोजेनेसिस की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना ध्यान यही रखिएगा। बाय इट्स एक्शन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मोटर एंड सेंसरी नर्व सेंटर, अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव इरिटेशन एंड एक्साइटेबिलिटी की कंडीशन कॉज होती है, ठीक है। एक्सेसिव इरिटेशन, बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी इन सारे पार्ट्स पर एक्ट करने के बाद, और एक्साइटेबिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी। इस प्रोड्यूस विच कॉज दिस मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस की दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिलेगा, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन मींस मस्कुलर मूवमेंट में इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस देखने को मिलेगी जब नक्स वोमिका एक्ट करेगी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड
और मोटर एंड सेंसरी नर्व सेंटर पर एक्ट करेगी। तब एक्सेसिव क्या देखने को मिलेगी हमें? इरिटेबिलिटी और सेंसिटिवनेस हमें देखने, एक्साइटेबिलिटी, सेंसिटिवनेस, इरिटेशन देखने को मिलेगी। इट्स एक्शन ऑन दी organ and their nutrition, thereby the secretion are altered, function are perverted means फंक्शन कम हो जाना, ठीक है, जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो कम हो गए, ठीक है, जो उनकी फंक्शनिंग है वो डिक्रीज हो गई है, perverted मीन्स डिक्रीज हो गई है। एंड द ऑर्गेनिक substance change, a long chain of symptoms set in presenting an accurate picture of gastric, hepatic and intestinal functions, ठीक है, gastric, hepatic और intestinal functions. It irritates mucous membrane of alimentary canal, किसको इरिटेट करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन को करती है एलिमेंट्री कैनाल की। अभी हमने ऊपर देखा था स्फीयर ऑफ एक्शन, तो जीआईटी भी इंक्लूडेड थी, इसका एक्शन वहां पर भी है, तो वो एलिमेंट्री कैनाल को क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है। तो हमें यहाँ पे इरिटेशन देखने को मिल रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन में, देयरबाय प्रोड्यूसिंग डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मींस इनडाइजेशन की सिचुएशन को प्रोड्यूस कर रही है एलिमेंट्री कैनाल पे इरिटेशन कॉज करके। लाइक सिम्टम्स स्टिमुलेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, हमने सब क्लिनिकल्स में देखा। अफेक्टिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, सिर्फ एक मिनट में आप लोगों को बता दूं, यहां से हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास लिखा हुआ है डाइजेस्टिव जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, हमें यहां से यहां तक देखने को मिली। अब यहां से यहां तक हमें क्या देखने को मिल रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहां से यहां तक हमें क्या देखने को मिलेगा? कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। अफेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम रिजल्टिंग इन ड्राई कैटारल कंडीशन, ड्राई कैटारल कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, कैटारल कंडीशन। इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से कंजेशन कॉज हो गया और ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज एंड कफ, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज की हमने बात की। इट स्टिमुलेट द वैसोमोटर सेंटर एंड दस प्रोड्यूस राइज ऑफ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हार्ट सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, स्फीयर ऑफ एक्शन जीआईटी, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और मोटर सेंसरी सिस्टम पर एक्ट करती है, मोटर सेंसरी नर्व्स पर एक्ट करती है, वो चीज लिखी रही यहां, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने पैथोजेनेसिस भी डिफरेंशिएट कर दिए, किस सिस्टम का कौन सा पैथोजेनेसिस लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहले फिजिकल मेकअप देखेंगे, पर्सन कैसा दिखता है, तो देखते हैं। नक्स वोमिका इज आइडियली सूटेड टू थिन स्फीयर सब्जेक्ट्स, थिन स्फीयर मतलब जो लोग बहुत ज्यादा पतले होंगे, विद डार्क हेयर एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन है, पतले हैं। Who lead a sedentary life, sedentary life means जो lazy lifestyle spend करते हैं, जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ एक जगह पे बैठ के अपना काम करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते, सिर्फ खाते हैं और आराम करते हैं, वो sedentary lifestyle जीते हैं। Nervous, extremely susceptible to external impressions, habituated to overstudy, debauches, jealous, hypochondriac. Debauches means excessive indulgence for sexual activities, drug, अल्कोहल। इसका मतलब जो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो डेबॉचेस की सिचुएशन में आते हैं। जो ड्रग कंज्यूम करते हैं वो डेबॉचेस की सिचुएशन में आते हैं। जो बहुत ज्यादा सेक्सुअली इंटेलिजेंस की सिचुएशन है, जिनको सिर्फ सेक्सुअल डिजायर की फीलिंग आती है, वो डेबॉचेस में इंक्लूड होते हैं। जेलस, पर्सन बहुत ज्यादा जेलस है दूसरे लोगों से। हाइपोकॉन्ड्रियक है, मतलब जो उसकी दिक्कत है, सब लोग बोल रहे हैं उसे कि हाँ तुम्हारी दिक्कत ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन उस पर्सन को क्या है, नहीं मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरी दिक्कत कभी ठीक नहीं होगी। इस तरीके के जो पर्सन होते हैं उनको हम हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं। पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई भी पर्सन, कोई किसी भी मेल फीमेल जेंडर टेम्परामेंट, हाई क्लास सोसाइटी, लो क्लास सोसाइटी, बिना किसी डिफरेंशिएशन के हम नक्स वोमिका सोच सकते हैं किसी पर्सन के लिए। फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट स्टैंडर्ड
मॉडर्न टू अनमॉडर्न, सिविलाइज्ड टू अनसिविलाइज्ड, रिचेस्ट और पुअरेस्ट, सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है नक्स भूमिका, हम किसी को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टेम्परामेंट देखते हैं कैसा होता है, बिलियस, सैंग्विन, इरिटेबल, इम्पेशेंट टेम्परामेंट हमें देखने को मिलता है। नक्स इज चीफली सक्सेसफुल विद पर्सन ऑफ एन आर्डेंट कैरेक्टर। आर्डेंट मीन बहुत ज्यादा जो लोग पैशनेट होते हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने गोल को लेके, अपने एम को लेके, जो लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। ऑफ एन इरिटेबल इम्पेशेंट टेम्परामेंट, अभी हमने यहाँ पे भी देखा इरिटेबल और इम्पेशेंट, बिलियस और सैंग्विन भी देखा हमने। डिस्पोज्ड टू एंगर, स्पाइट और डिसेप्शन। डिस्पोज टू एंगर, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। स्पाइट और डिसेप्शन मीन्स जो दूसरों को जो दूसरों को हर्ट करना चाहे, जो दूसरों को चोट पहुंचाना चाहे, उन्हें हम स्पाइट और डिसेप्शन कहते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, एनिमल सर ने बोला था ये चीज। रिलेशन में हॉट एंड कोल्ड देखते हैं, पर्सन कैसा होता है, वेरी चिली पेशेंट। वेरी चिली पेशेंट मीन्स उसे ठंड से क्या है, दिक्कत है। अभी हम आगे देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, उसे बहुत ज्यादा ठंड से दिक्कत है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा शिवर करता है। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा, उसे बहुत ज्यादा शिवरिंग हमें आगे देखने को मिलेगी। मियाज्म क्या है, डेफिनेटली सोरा इज इन द बैकग्राउंड एज द ओरिजिनेटेड ऑफ ऑल ट्रबल। मियाज्म क्या है, सोरा है, इज इन द बैकग्राउंड, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इज इन द बैकग्राउंड, सोरा इज इन द बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है। गाइडिंग सिम्टम की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे अब हम आ गए गाइडिंग सिम्टम पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इट इज द फर्स्ट रेमेडी टू कमेंस ट्रीटमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट रेमेडी टू कमेंस ट्रीटमेंट ऑफ केसेस दैट हैव बीन unduly drugged by the schools as an antidote to the bad effects। ठीक है, unduly मीन बहुत सारे, बहुत ज्यादा अमाउंट में पर्सन को, पेशेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में उसे ड्रग्ड किया गया, बहुत ज्यादा उसे दवाई दे दी गई है। उस केस में सबसे पहली जो रेमेडी हम सोचते हैं किसी भी केस को स्टार्ट करते टाइम, उसे हम उस टाइम हम नक्स भूमिका सोचेंगे। ठीक है, for all consequences and result arising from incidental to modern life, people of all walks of life, age, sex, temperament, सारे ही, सभी को हम ये नक्स भूमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे, for all। ठीक है, for all results arising from incidental to modern life, पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एज, सेक्स, टेम्परामेंट, किसी भी पर्सन को हम ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। हमने चार चीजें देखी, मॉडर्न हो, अनमॉडर्न हो, सिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, हाई सोसाइटी हो, लो सोसाइटी हो, रिच हो, पुअर हो, किसी को भी एज, सेक्स, टेम्परामेंट, जेंडर, कुछ भी इस रेमेडी के लिए मैटर नहीं करता, हम किसी को भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉलीग्रेस्ट रेमेडी है। ओवर सेंसिटिव runs through the whole remedy, he is very sensitive, जो मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया, कोल्ड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। टू एक्सटर्नल impressions such as light, noise, odor, touch, pain, cold, music, etc, इन सारी चीजों से उसकी सेंसिटिवनेस हमें पता चलती है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ओवर इम्प्रेजनेबल मीन्स बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है किसी भी चीज के लिए। बहुत ज्यादा जो ससेप्टेबल होता है वो कोई भी डिजीज बहुत जल्दी अपने अपने बहुत जल्दी उसे वो डिजीज अफेक्ट कर जाती है। ठीक है, ओवर इम्प्रेजनेबल मीन बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल है। ठीक है, बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होने की वजह से उसे कोई भी डिजीज बहुत जल्दी हो जाती है। debauches of thin irritable nervous disposition liable to indigestion and hectic troubles। ठीक है, debauches की मैंने आप लोगों को बता दी है, debauch क्या होता है, thin irritable nervous disposition liable to indigestion and hectic troubles हमें देखने को मिलते हैं debauch की सिचुएशन में। बात करते हैं लिटरेरी एंड स्टडीज पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं,
उनको, और वो उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं। अभी हमने इससे पहले देखा था सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और अब हम क्या देख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लिखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी, और वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हु सफर लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑलवेज स्टेइंग एट होम, हैविंग सेडेंटरी लाइफ विद गैस्ट्रिक कंप्लेन स्पेशली ऑफ ड्रंकर्ड्स। ड्रंकर्ड्स मींस जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको हम ड्रंकर्ड्स कहते हैं। स्लीप की बात करते हैं। स्लीप कैसी होगी? देयर इज अ इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप इन द इवनिंग। उन्हें शाम के टाइम पे हमेशा सोने की आदत होगी, वो अपने आप को नहीं रोक पाएंगे शाम के टाइम सोने से, शाम के टाइम सोने में। कैन नॉट कीप फॉर फॉलिंग asleep while sitting, reading even hour before bedtime, and consequently the patient is compelled to retire and sleep। वो पूरे दिन ही सोते रहेंगे, ठीक है, फिर चाहे वो बैठे हों, फिर चाहे वो पढ़ रहे हो, कुछ भी वो कर रहे हो, उन्हें नींद आएगी। Nevertheless, he awakes at about 3 to 4 AM। सुबह के टाइम वो जल्दी उठ जाएंगे क्योंकि उनकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि वो पूरे दिन ही सो रहे हैं। And then falls into a dream sleep early in the morning, from which he has hard to arouse, and if aroused then he feels tired and weak, unfreshing sleep in the morning। अगर उन्हें उठा दिया गया है, ठीक है, सुबह के टाइम अगर वो सो गए हैं, अगर उन्हें उठा दिया गया है तो उन्हें क्या लगेगा? ड्रीमी स्लीप में, उन्हें प्रॉपर स्लीप नहीं आई है, उन्हें बस लग रहा है कि वो सो रहे हैं। लेकिन अगर उस टाइम उन्हें उठा दिया गया तो उन्हें क्या लगेगा? उनको पूरे दिन टायर्डनेस लगेगी, वीकनेस लगेगी, पूरे दिन स्लीपीनेस वाली फीलिंग आएगी, ठीक है, टायर्डनेस होगी, वीकनेस होगी, अनरिफ्रेशिंग स्लीप इन द मॉर्निंग। आगे देखते हैं। फ्रीक्वेंट एंड अनइफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन हमें देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा बार बार फ्रीक्वेंट, बार बार वो यूरिन और स्टूल के लिए जाएंगे। इनइफेक्चुअल डिजायर मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस उनका मन होगा कि वो जाके स्टूल या यूरिन पास आउट करें। Passes small quantity each time with temporary relief, satisfaction with digestive disturbance and portal congestion and hepatic troubles। ठीक है, वो बार बार फ्रीक्वेंट जाएंगे, स्मॉल क्वांटिटी में वो स्टूल और यूरिन पास करेंगे, और वो कैसा होगा? सेटिस्फेक्शन होगा, उनसे उन्हें क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पासेस स्मॉल क्वांटिटी, सबसे पहली चीज स्मॉल क्वांटिटी, बार बार, फ्रीक्वेंट है, बार बार, विद टेम्पररी रिलीफ, थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन मिलेगा उन्हें। किस किस दिक्कतों से उन्हें आराम मिलेगा? डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, पोर्टल कंजेशन, हेपेटिक ट्रबल की वजह से ये सारी उन्हें दिक्कतें देखने को मिलेगी। कन्वर्जन with consciousness, worse by touch and movement, light and odor। कन्वर्जन की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। कन्वर्जन क्या होता है? इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट, ठीक है, सडन इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एपिलेप्सी की सिचुएशन, स्पैज्म हमें देखने को मिलेगा। विद कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियस होंगे, उन्हें पता होगा कि उनका मसल मूवमेंट हो रहा है, इनवॉलेंट्री हो रहा है, और वो होगा क्यों? टच से उनकी दिक्कत बढ़ेगी, मूवमेंट से दिक्कत बढ़ेगी, लाइट से बढ़ेगी, ओडर से उनकी दिक्कत बढ़ेगी, कोई भी स्मेल हो गई उनसे उनकी ये दिक्कत बढ़ेगी कन्वर्जन की, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस इन द डोमेन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर विद टेंडेंसी टू रिफ्लेक्स फिनोमेना टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर द वॉलेंट्री। आगे बढ़ते हैं। टॉनिक एंड क्लोनिक स्पैज्म ऑफ लिम्स एंड मसल्स। टॉनिक एंड क्लोनिक क्या होता है? टॉनिक मीन मसल की स्टिफनेस। मैंने यहाँ पे टॉनिक एंड क्लोनिक की आप लोगों के लिए इमेज भी लाई है। फर्स्ट 10 सेकंड में क्या होगा? टॉनिक देखने को मिलेगा। फर्स्ट 10 to 30 सेकंड में क्या देखने को मिलेगा? टॉनिक। एंड टॉनिक क्या होता है? मसल स्टिफनेस हो जाएगी, मसल बहुत हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी स्टिफनेस। देन क्लोनिक क्या होता है? 30 to 60 सेकंड्स में हमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा? कन्वर्जन हमें देखने को मिलेगा। क्या हमें देखने को मिलेगा? कन्वर्जन देखने को मिलेगा मसल पे और लिम्स पे। फेशियल कहां पे हमें देखने को मिलेगा? लिम्स पे और मसल्स पे हमें देखने को मिलेगा। मसल्स कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। सी इसकी यहाँ पे फेशियल मसल कैसी हो गई? कन्वर्जन हो गई, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल का, ठीक है। ग्रेट टेंडेंसी टू टेक कोल्ड एंड एवर्जन टू कोल्ड एयर, ठीक है। मींस मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं कोल्ड के, वो बहुत जल्दी कोल्ड
जो भी ठंडी चीजें होती हैं वो ले लेते हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। द पेशेंट इज कंपेल्ड टू क्लोज द डोर एंड विंडोज एंड कवर अप द बॉडी। ठीक है, वो क्या चाहेंगे, विंडोज विंडोज क्लोज कर लें, अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लें कि उन्हें ठंड न लग जाए। देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस, वो अपनी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ब्रेन फैक की सिचुएशन मींस ब्रेन फटीकनेस हमें देखने को मिलती है, ब्रेन वीकनेस हमें देखने को मिलती है, एग्जॉशन देखने को मिलता है हमें ब्रेन में। ठीक है, फुल ऑफ हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन। अब ये हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, एक्सट्रीम इमोशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो पर्सन होगा वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होगा विद ब्रेन फैक। ब्रेन फैक क्या होता है, ब्रेन फटीकनेस, ब्रेन एग्जॉशन, मेंटली वो बहुत ज्यादा पर्सन थका हुआ होगा। कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इरेगुलर पेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को क्यों मिल रहा है, इरेगुलर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से जो फूड होता है वो आगे की तरफ मूव करता है एलिमेंट्री कैनाल में। अब जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है, एबनॉर्मल है, इरेगुलर है एलिमेंट्री कैनाल का, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। A stasis of portal system occurs with consequent trouble therefore। स्टेसिस क्या होता है, जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, स्टॉपेज हो जाता है ब्लड का फ्लो का, या बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है ब्लड फ्लो की अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, स्पेशली लिवर की यहाँ पे बात की गई है। पोर्टल सिस्टम कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्सिक्वेंट ट्रबल देयरफॉर, उसकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। स्टेसिस कहाँ पे, पोर्टल सिस्टम में हमें देखने को मिल रहा है और उससे उसकी दिक्कत बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। डिजायर किस किस चीज का है, स्टिमुलेंट का है और पंजेंट का है। ठीक है, एंड बिटर थिंग्स अल्कोहल एंड फैट फूड। स्टिमुलेंट एंड पंजेंट जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं। स्टिमुलेंट क्या होते हैं, कोई भी चीज जो कि बॉडी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, कोई भी चीज जो कि बॉडी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रही है। पंजेंट क्या होते हैं, कोई भी चीज जो कि सेंसेस को अफेक्ट कर रही है, बॉडी सेंसेस को अफेक्ट कर रही है। लेट सपोज पंजेंट की वजह से स्मेल की एबिलिटी कम हो गई, सुनने की एबिलिटी कम हो गई, हियरिंग एबिलिटी कम हो गई। ठीक है, आईसाइट की एबिलिटी कम हो गई, वो पंजेंट करता है। बॉडी फंक्शनिंग कम हो रही है तो वो स्टिमुलेंट करता है। ठीक है, और डिजायर हमने देख लिया, स्टिमुलेंट, पंजेंट, बिटर और अल्कोहल और फैट फूड का उसे क्या होता है, डिजायर होता है। उसकी दिक्कत कैसे बढ़ती है, ब्रेड से बढ़ती है, वाटर से बढ़ती है, कॉफी, टोबैको, ऑर्डिनरी फूड और ड्रिंक से उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डिजायर और एवर्जन ये याद ही होना चाहिए। अब हमने सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स एक बार देख लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके निमोनिक्स किस तरीके से। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज देखी थी कि ये जो नक्श भूमिका है ये सिविलाइज के लिए, अनसिविलाइज के लिए, मॉडर्न के लिए, अनमॉडर्न के लिए, हाई क्लास के लिए, लो क्लास के लिए, रिचेस्ट के लिए है, पुअरेस्ट के लिए है, अमीर गरीब सभी के लिए है। कोई भी सेक्स, कोई भी जेंडर, कोई भी टेम्परामेंट का पर्सन हो, नक्श भूमिका हम दे सकते हैं अगर सिम्टम सिमिलैरिटी मिल रही है तो। अब हमने देखा था कि जो पर्सन है भले चाहे वो रिच हो भले चाहे वो पुअर हो, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम बहुत ही कॉमन चीज है, जो रिच होता है और जो पुअर होता है। ठीक है, पुअर के पास क्या है, जो पुअर है वो अपनी दिक्कतों से वो सफर कर रहा है, ओल्ड सफर कर रहा है, अपनी पुरानी चीजों से, अपनी पुरानी दिक्कतों से ही सफर कर रहा है। उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। पुअर के पास क्या है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ओल्ड क्या करता है, हमेशा सफर करता है। जो गरीब होता है, जो पुअर होता है, वो सफर करता है। रिच के पास क्या है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है। अब उसके पास इतना पैसा है कि उसके पास बीटीसी भी है। अब जिनको बीटीसी नहीं पता मैं बता दूं, बिटकॉइंस होते हैं, क्रिप्टो करेंसी, एक हिसाब से करेंसी होती है। पुअर के पास क्या है, पैसे ही नहीं है। ओल्ड क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। लेकिन अमीर के पास क्या है, बिटकॉइंस है, क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, अपनी करेंसी तो छोड़े, क्रिप्टो करेंसी है। जिन्हें नहीं पता बिटकॉइन होता है। ठीक है, पुअर के पास क्या है, पुअर के पास तो अपनी ही करेंसी नहीं है। रिच के पास क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, अब पुअर हमेशा सफर कर रहा है। ठीक है, पीटीसी। अब हम आते हैं एक एक करके हमारे गाइडिंग सिम्टम्स पर।
एक एक करके बताता जाऊंगा, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, यू और ये ई इसका एक गाइडिंग सिम्टम है, ठीक है। और एफ और आर से हमारे पास दो गाइडिंग सिम्टम है, ठीक है। इसका एक गाइडिंग सिम्टम है, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसका एक गाइडिंग सिम्टम है और इसका दो गाइडिंग सिम्टम। अब मैं आपको एक एक करके चीजें समझाता हूँ। फर्स्ट रेमेडी टू कमेंस ट्रीटमेंट, फर्स्ट रेमेडी है एफ आर, ठीक है। फर्स्ट रेमेडी है, हमने एफ आर, ठीक है, एफ आर हमने कवर कर लिया। फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी एज, किसी भी सेक्स, किसी भी, सबके लिए है। इसको हमने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, निमोनिक्स में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ओवर सेंसिटिव पर्सन, ठीक है, क्या है, ओवर सेंसिटिव पर्सन। डेबॉचेस देखने को मिल रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, डेबॉचेस देखने को मिल रहा है। लिटरली एंड स्टडीज पर्सन, हमने एल भी कवर कर लिया। स्लीप की बात करते हैं, एस, ठीक है, एस स्लीप हमने देखा। फ्रीक्वेंट एंड इनएफेक्चुअल डिजायर, ई और यू से क्या है, सी फ्रीक्वेंट, एफ आर फ्रीक्वेंट, एफ आर से क्या है, एक एफ आर से हमने क्या देखा था, फर्स्ट रेमेडी है। सेकंड एफ आर से क्या है, फ्रीक्वेंट अनएफेक्चुअल डिजायर फॉर यूरिन एंड स्टूल, वो ई और यू से है, ई और यू से ये चीज है, ठीक है। इनएफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, जो चीज मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है, आप लोग भी देख ले, यू और ई, ठीक है, यू और ई यहाँ पे इनएफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, यू और ई से क्या है, इनएफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन। एफ आर से क्या है, फर्स्ट रेमेडी और फ्रीक्वेंट है, ये सारी चीजें। वापस आ जाते हैं, कन्वल्जन और कॉन्शियसनेस, कन्वर्जन विद कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिल रही है, सी भी हमने कवर कर लिया। टॉनिक एंड क्लॉनिक स्पैज्म हमें देखने को मिल रहा है, जूम आउट करता हूं मैं, टी भी हमने देख लिया, ठीक है। और देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस, ठीक है, एल से भी दो सिम्टम्स हैं, एस से भी दो सिम्टम है, अभी हम देखेंगे जब आएगी एस की बारी, मैं बता देता हूँ, स्टेसिस, ठीक है, स्टेसिस। ब्रेन फैग हमें देखने को मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू इरेगुलर पेरिस्टाल्सिस भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। बी भी हमने देख लिया। हमने क्या क्या देखा, हमने सी से दो सिम्टम्स देखे, ठीक है, एक कन्वर्जन देखा और एक कॉन्स्टिपेशन देखा। एस से क्या देखा हमने, एस से हमने क्या क्या देखा, एक हमने देखा स्लीप और एक हमने क्या देखा, स्टैसिस देखा, ठीक है। और किससे, एल से हमारे पास दो सिम्टम है, एक लैक ऑफ बैलेंस है और क्या है, एक लिटरेरी और स्टडीज पर्सन, ठीक है। आई होप मैंने आप लोगों को सारे सिम्टम्स बता दिए होंगे जो भी इस निमोनिक से रिलेटेड है। मैंने आपको टॉनिक और क्लॉनिक के बारे में भी डिफरेंशिएट कर दिया। ये इमेज है, ये आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को इजी होगा समझने के लिए। अब आते हैं हम हमारे नक्सवामिका का माइंड क्या होगा। द peculiar mental symptoms all consequent upon the modern so called civilized life, जो आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है, उसमें बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। एंड हाई लिविंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इरिटेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन रीडली सर्व टू आइडेंटिफाई नक्सवामिका फ्रॉम अदर, ठीक है। ये चीज हमने पैथोजेनेसिस में भी देख ली, नर्वस सिस्टम और ब्रेन पे क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है। द पेशेंट इज वेरी इरिटेबल, केयरफुल, वेरी इरिटेबल, ये चीज हमने कहा देखी, टेम्परामेंट में देखी, बहुत ज्यादा जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा फास्टिडियस है, फास्टिडियस मींस अपना जो काम है वो बहुत ज्यादा जल्दी 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 करेगा। जेलस हमने ऊपर देखा, एंड इज डिस्पोंडेंट एंड क्वारलसम, क्वारलसम मतलब बहुत ज्यादा लड़ाकू पर्सन है, ठीक है, एंग्री है, लड़ाकू है। स्पाइटफुल
दूसरे को चोट पहुंचाना चाहेगा, दूसरे को हर्ट करना चाहेगा, स्पाइटफुल। डिसेप्शन हमने ऊपर भी देखी थी ये चीज। मैलिशियस मीन दुष्ट है। ही इज वेरी नर्वस एंड मेलनकोलिक। मेलनकोलिक मीन्स बहुत ज्यादा सैडनेस हमें देखने को मिल रही है। इम्पेशेंट ऑफ एन आर्डेंट कैरेक्टर। आर्डेंट कैरेक्टर मीन्स बहुत ही ज्यादा पैशनेट है अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है, अपने एम को लेकर। इसके बारे में मैंने बता दिया। डिस्पोज्ड टू एंगर, स्पाइट एंड डिसेप्शन, इसकी बात भी कर ली। ईगोइज्म प्रिवेल सुप्रीम इन हिम। उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन होगा, वो अपने आप को ही हमेशा सुपीरियर समझेगा। ईगोटिज्म, ठीक है, और ईगो बहुत ज्यादा होगा उसके अंदर। एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी विद इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड, ठीक है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, बहुत ज्यादा पर्सन इरिटेबल होगा, वो हमेशा क्या सोचेगा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिवेल्स थ्रू दी पेशेंट इज अफ्रेड टू डाई। वो क्या सोचेगा, वो सुसाइड कर लेता हूँ, लेकिन वो क्या है, मरने से डरता भी है। प्रिवेल्स इज अफ्रेड टू डाई, वो मरने से डरता भी है, वो बस ऐसा सोचेगा। wants to be alone, वो अकेले रहना चाहेगा। easily become angry at very silly matter, trifling, ailment and unbearable। trifling means unimportant, unimportant, ठीक है, unimportant। जो भी उसकी दिक्कत होगी, जो चीजें नहीं जरूरी हैं, उससे उसकी दिक्कत बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी उस पर्सन को दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इजिली बिकम एंग्री, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। एंड एट वेरी सिली मैटर्स, बहुत छोटी छोटी चीजें, अनइम्पॉर्टेंट चीजों पे क्या करता है, अनबेरेबल, उसकी एलमेंट है, ठीक है, ये एलमेंट है, उसकी दिक्कत बढ़ती है। एंड अनबेरेबल, एवरी हार्मलेस वर्ड ऑफेंड्स, उसे कोई भी हार्मलेस वर्ड ऑफेंड कर सकता है। अगर आप उससे अच्छे से भी बात करेंगे तो वो उससे ऑफेंड हो जाएगा, ठीक है। इल ह्यूमर्ड होगा मींस बहुत ज्यादा सैडनेस हमें देखने को मिलेगी। फाइंड फॉल्ट विद एवरीबॉडी एंड स्क्रॉल्स देम, वो सब में क्या करेगा, कमियां निकालेगा, उनकी गलतियां निकालेगा, और फिर उन्हें डांटेगा भी। स्कॉल्ड मींस फिर उन्हें डांटेगा भी, बहुत ज्यादा पहले गलतियां निकालेगा, कमियां निकालेगा, फिर उन्हें डांटेगा उस बात पर कि तुम इस तरीके से नहीं करते, उस तरीके से नहीं करते। ताना मारना हम कह सकते हैं, ठीक है। मेंटल डिरेंजमेंट इन ड्रंकर्ड्स, ठीक है, मेंटल डिरेंजमेंट किसमें देखने को मिलती है, ड्रंकर्ड्स जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। लो मटरिंग डेलेरियम, वो मन में ही बड़बड़ाते रहेंगे अपने। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलर्स देखेंगे। हाई हंग, ठीक है, हाई हंग मीन क्या होता है, कोई पर्सन को अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे अगर लटका दिया जाए, किसी पर्सन को बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ले जाया जाए, तो उसकी दिक्कत बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेगी। सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ लिविंग, कॉफी, टोबैको, अल्कोहल, ठीक है, क्विनीन, टेकिंग हाईली स्पाइस्ड सीजन फूड, इरेगुलर डाइट से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। ज्यादा खाना खा लेने की वजह से, सेक्सुअल एक्सेस यानी कि डिबॉचेस की वजह से उसकी दिक्कत बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, मतलब कि वो वैसे ही बहुत ज्यादा एक जगह बैठ के काम कर रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उससे भी उसकी दिक्कत बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन से उसकी दिक्कत बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेगी। सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, वांट्स ऑफ एक्सरसाइज, उसे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, लेकिन वो एक्सरसाइज करता बिल्कुल नहीं है। लॉस ऑफ स्लीप यूजिंग एरोमेटिक पेशेंट मेडिसिन, पिल्स और एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है, कोल्ड से उसको एग्रेवेशन हमें देखने को मिलेगा। जीआईटी के पर्टिकुलर्स की बात करते हैं, इसमें जीआईटी इंपॉर्टेंट है और फीवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई अग्री, ये रेमेडी बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन आप लोग अपना फोकस यहीं पे बना के रखिएगा, ठीक है। माउथ की बात करते हैं, फीटेड अल्सरेशन इन दी माउथ, जो छोटा बच्चा होगा, जो बहुत ज्यादा छोटा बच्चा होगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा, अल्सरेशन देखने को मिलेगा। फीटेड अल्सरेशन मींस जो स्मेल होगी अल्सर की, वो बहुत ज्यादा फाउल स्मेल होगी। ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बड़े में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। फीटेड अल्सरेशन मींस बहुत ज्यादा फाउल स्मेल हमें देखने को मिलेगी अल्सरेशन के केस में। गम्स कैसे होंगे, बहुत ज्यादा स्वालन होंगे, बहुत ब्लीडिंग गम्स होंगे, जहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं, गम्स होते हैं, वहां पे कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्वालन होंगे और ब्लीडिंग गम्स हमें देखने को मिलेंगे। फीटेड एंड सार टेस्ट इन द माउथ इन द मॉर्निंग। फीटेड मींस बहुत ज्यादा बैड स्मेल
और सार टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। सार टेस्ट हमें देखने को मिलेगा मॉर्निंग के टाइम पे। कब देखने को मिलेगा? मॉर्निंग के टाइम पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। एंटीरियर हाफ जो ऑफ द टंग क्लीन एंड पोस्टीरियर कोटेड वाइट, ठीक है। एंटीरियर हाफ जो आगे की तरफ की टंग होगी वो तो क्लीन होगी, लेकिन जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में टंग होगी वो कैसी होगी? कोटेड होगी, वाइट कोटेड टंग हमें देखने को मिलेगी। Furate cracked on edges. Sometimes the tongue is yellow, thick and ulcerated and cracked. कभी कभी टंग कैसे देखने को मिल सकती है? येलो, अल्सरेटेड, क्रैक्ड हमें देखने को मिल सकती है। टूथिक क्या होगा? वर्स, दांतों में जो दर्द है वो कब बढ़ेगा? कोल्ड से उसे एग्रेवेशन है, वेरी चिली पेशेंट है तो कोल्ड से उसकी दिक्कत बढ़ेगी, उसके दांत का दर्द बढ़ेगा। एंड बेटर फ्रॉम वार्म, गर्म चीजों से उसे आराम मिलेगा, बिकॉज हमारा पेशेंट जो है चिली है। थ्रोट कैसा है? थ्रोट में देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। स्टिचिंग पेन इन द थ्रोट, रेडिएटिंग टू ईयर्स ऑन स्वॉलोइंग, जब भी वो फूड स्वॉलो करेगा, वाटर स्वॉलो करेगा, जो उसका पेन है, स्टिचिंग पेन है, वो माउथ से होकर, थ्रोट से होकर ईयर की तरफ मूव करेगा, माइग्रेट करेगा। अल्सरेशन एक्सटेंड्स टू थ्रोट फ्रॉम माउथ, टिंगलिंग सेंसेशन इन यूविला। यूविला होता है, वहां पे कैसी सेंसेशन होगी? टिंगलिंग सेंसेशन होगी। और जो हमारा ऑल्सरेशन देखने को मिल रहा है, फीटेड ऑल्सरेशन देखने को मिल रहा है, बैड स्मेल अल्सरेशन देखने को मिल रहा है, वो क्या होगा? थ्रोट तक माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। ऑल्सरेशन ही अल्सरेशन। Stomach troubles are caused by coffee, tobacco, alcohol, highly spiced seasoned food से उसको दिक्कत बढ़ेगी। Irregular diet, overeating, aromatic patient medicine, purgative sensation of weight and pain in the stomach, flatulence and cirrhosis, tightness, sour and bitter eructation. Eructation means जो उसे डकार आएगी वो कैसी आएगी? सार, खट्टी डकार आएगी, टाइटनेस होगी, फ्लैटुलेंस बहुत ज्यादा, गैस बनेगी। पायरोसिस मीन क्या होता है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पायरोसिस मीन हार्ट बर्न, ठीक है, हार्ट बर्न होगा। हार्ट बर्न किस सिचुएशन में होता है? जब बहुत ज्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है स्टमक में, तो क्या होता है? एसिड जो स्फिंक्टर होता है उससे थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगता है, तो इरिटेशन कहाँ होती है? जो ईसोफेगस होती है वहां पे होती है, जो कि वो उस पार्ट में ईसोफेगस में होती है जो कि स्टमक के बहुत ज्यादा पास होता है, ठीक है, ड्यू टू एसिड। हार्ट बर्न की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। नोजिया देखने को मिलता है हमें, वॉमिटिंग देखने को मिलती है, कांस्टेंट नोजिया आफ्टर ईटिंग स्पेशली इन द मॉर्निंग। पेशेंट फील्स इफ आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर। उसे क्या लगता है? अगर वो उसने वॉमिट कर दी तो ही वो सही हो पाएगा, तभी उसकी दिक्कत ठीक हो पाएगी, तभी उसे आराम मिल पाएगा, वरना उसे आराम बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक ही केस में उसे आराम मिलेगा, वॉमिट के केस में। सो ही इंड्यूसेस वॉमिट फॉर रिलीफ, वेरी हंग्री, बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, येट देयर इज एवर्जन टू फूड, उसको बहुत ज्यादा भूख भी लगी होगी और उसकी दिक्कत बढ़ेगी भी फूड से। अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पे एवर्जन, देयर इज एवर्जन ऑफ फूड, ठीक है। नक्स vomica is one of the leading remedy for gastritis, gastralgia, dyspepsia, इन सारी जीआईटी रिलेटेड डिजीज में नक्स vomica एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट कैन ऑल्सो बी गिवन एज अ रूटीन रेमेडी फॉर वांट ऑफ एपेटाइट, जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए। स्टमक रीजन बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, टिप, टच एंड प्रेशर। देयर इज ऑल्सो intolerance of tight bandage around the waist, must loosen cloth, वो हमेशा क्या करेंगे? वो कैसे क्लोथ पहनना पसंद करेंगे? लूज क्लोथ पहनना पसंद करेंगे। और वो क्या, उनको किस चीज से दिक्कत होगी? उनकी वेस्ट, कमर के अराउंड टाइट बैंडेज बांधने से उनको दिक्कत होगी। वो क्या होगा? इंटॉलरेबल होगा। एब्डोमेन कैसा है? ब्लॉटेड एब्डोमेन है, ब्लॉटेड एब्डोमेन है। ब्लॉटेड एब्डोमेन क्या होता है? मींस बहुत ज्यादा पेट बाहर निकला हुआ है, ठीक है, पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है। प्रेशर एन आवर or 2 hour after eating as from a stone cannot be mined for 2 to 3 hours from food. Vomiting of bile, bile की vomiting होगी, vomiting of pregnancy, pregnant
प्रेग्नेंट लेडी में क्या हमें वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। डिसऑर्डर्ड स्टमक फ्रॉम ओवर ईटिंग, टेकिंग एल्कोहल, कॉफी, ड्रग, नाइट वॉचिंग, हाई लिविंग, डिबॉचरी फ्रॉम सेडेंटरी हैबिट्स एक्सेट्रा से उसकी दिक्कत हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। Constrictive cramp like pain in the stomach. They may also be flatulent, distension, spasmodic colic, which is aggravated by uncovering. अनकवरिंग से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे ठंड लग रही है। कोल्ड से एग्रावेशन है तो अनकवरिंग से कोल्ड बहुत जल्दी होगा। उससे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? फ्लैटुलेंट, डिस्टेंशन, स्पैस्मोडिक। डिस्टेंशन मीन्स पेट का बहुत ज्यादा बाहर आ जाना ड्यू टू गैस, ठीक है, ड्यू टू एयर। फ्लैटुलेंस मीन बहुत ज्यादा गैस का प्रोडक्शन होना, ठीक है, स्टमक में ड्यू टू एसिडिटी। जो लोग बहुत ज्यादा एरुकेटेशन करते हैं, मीन्स बहुत ज्यादा जिनको डकार आती है, उस केस में फ्लैटुलेंट हमें देखने को मिलता है। लिवर कैसा है पर्सन का? इनलार्ज है बिकॉज ऑफ ड्रंकर्ड्स, बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं इसलिए लिवर इनलार्ज है। स्टिचिंग पेन है, सोरनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ caused by upward pressure of gas and ineffectual urge for stool and urine. Ineffectual stool and urine हमने देखा था, U और E हमारे निमोनिक में सफर का हमने ये देखा था, तो U और E से ineffectual urge for stool and urine हमने देखा था। थ्रॉम्बिंग पेन, ये थ्रॉम्बिंग पेन है, ठीक है। थ्रॉम्बिंग पेन फ्रॉम हेपेटिक एब्सेसिस, गॉलस्टोन विथ जॉन्डिस भी हमें देखने को मिलेगी जॉन्डिस के टाइम पे। जॉन्डिस के साथ साथ थ्रॉम्बिंग पेन भी हमें देखने को मिलेगा विथ एब्सेसिस एंड गॉलस्टोन। स्टूल कैसी है? ठीक है, स्टूल कैसा है, कैसी है? वॉट एवर मे बी द डिजीज, वेदर डिसेंट्री, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी, चाहे वो फिर कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो, डिसेंट्री हो, डायरिया हो, कुछ भी हो, स्टूल कैसा होगा? इट मैटर्स लिटिल इफ इट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव। नॉक्स vomica इज द रेमेडी इफ द फॉलोइंग स्टूल सिम्टम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बहुत पेक्यूलियर चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स हमें मिलते हैं स्टूल के केस में, डिसेंट्री, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन के केस में, तो हम नॉक्स vomica सोच सकते हैं। डिसेंट्री की बात करते हैं, देयर इज अ ग्रेट टिनिमस एंड म्यूकस विद स्टूल। डिसेंट्री के टाइम पे क्या है? डिसेंट्री होता क्या है? सबसे पहले सीवियर डायरिया, ठीक है। सीवियर डायरिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है? म्यूकस के साथ साथ स्टूल हमें देखने को मिल रहा है। फ्रीक्वेंट इनएफेक्चुअल अर्जिंग है, ठीक है, विद ग्रिपिंग पेन एंड सॉफ्ट स्टूल है। डायरिया की सिचुएशन है, सीवियर डायरिया की सिचुएशन है, तो हमें कैसा देखने को मिल रहा है? सॉफ्ट स्टूल देखने को मिल रहा है। There may be temporary relief and satisfaction after stool for the long time only to renew the urge very soon। हमने अभी देखा था कि जो अर्ज है स्टूल पास करने की, यूरिन पास करने की, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अर्ज है, ठीक है। जाएगा, थोड़ा स्टूल, थोड़ी यूरिन पास आउट करेगा, फिर वापस आ जाएगा, जस्ट बिकॉज उसे आराम मिल सके, वो उस चीज से सेटिस्फाई हो सके, और जो उसे रिलीफ मिल रहा है वो टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है इस केस में। passes small quantity of stool with mucus blood at a time with sensation as if not finished। constipation की बात करते with frequent ineffectual desire for stool and urine। जो चीज हमने डिसेंट्री में देखी वही सेम चीज हमारी constipation में भी है। with constrictive sensation and pressure in rectum and anus। प्रेशर पड़ेगा बहुत ज्यादा रेक्टम में, रेक्टम पे और एनस पर, ठीक है। प्रोट्रूडिंग ब्लाइंड पाइल्स आफ्टर स्टूल इज टेम्पररी रिलीफ, satisfaction only gain to renew the urge suddenly। sensation as if more stool remain to be evacuated। जितना ज्यादा स्टूल इवैक्यूएट हो जाएगा उतनी ज्यादा उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में स्टूल पास होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट पास होता है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया alternates in a person who have taken purgatives through all during all through their previous year। जिन्होंने हर समय परगेटिव्स लिए हैं उनके लिए ये चीज लिखी गई है। डायरिया alternate with constipation in person who have taken laxative and aromatic medicine। लैक्सेटिव और एरोमेटिक्स क्या होते हैं? लैक्सेटिव मीन्स जो भी मेडिसिन पेशेंट इंजेस्ट करता है, खाता है। एरोमेटिक्स वो होती हैं
जो पेशेंट एक्सटर्नली अप्लाई करता है, जैसे ऑयल्स हो गए, क्रीम्स हो गई, ऑइंटमेंट्स हो गए, उन्हें हम एरोमेटिक्स कहते हैं। थ्रू आउट देयर लाइफ, जो पूरे अपने पास्ट ईयर्स में जो उसने यूज किया है, ठीक है, लैक्सेटिव और एरोमेटिक के फॉर्म में। देयर इज फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर स्टूल। स्टूल कैसा है? वाटरी एंड ऑफेंसिव, पास लिटिल क्वांटिटी एट अ टाइम विद टेम्पररी सेटिस्फैक्शन। स्मॉल क्वांटिटी स्टूल पास होगा, स्मॉल सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। अर्ज फॉर स्टूल इन द मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग और आफ्टर मेंटल एक्सर्शन और इनएफिशिएंट डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन। इस पॉइंट को हमने हर जगह कवर किया हुआ है, हर जगह ये पॉइंट राइट डाउन है, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने निमोनिक्स में भी इंक्लूड किया था। यूरिन कैसा? इनएफेक्चुअल अर्जिंग फॉर यूरिनेशन, सेम चीज। मिक्सचुरेशन इज very painful. Pain extend to genital organs and legs. Urine passes in drops and burning. Small quantity में यूरिन पास हो रहा है, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, और उसमें हमें बर्निंग देखने को मिल रही है। और क्या देखने को मिल रहा है? टीयरिंग पेन इन द यूरेथ्रा। यूरिन में बी मिक्स्ड विद ब्लड ड्यू टू रीनल स्टोन। ठीक है, ब्लड में क्या, यूरिन में क्या है? ब्लड मिक्स है। और क्या है? रीनल स्टोन की वजह से ऐसा है। बर्निंग और टीयरिंग पेन हमें यूरेथ्रा में देखने को मिल रहा है। फीवर की बात करते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर फ्रॉम नक्सोमिका। नक्सोमिका इज पर्टिकुलरली इंडिकेटेड इन इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर क्या होते हैं? फीवर्स जो कि सबसे पहले तो राइज करेंगे। लेट सपोज हाफ ऑफ द डे मींस 12 आवर वो पीक पे रहेंगे, एकदम हाई फीवर होगा पर्सन को। फिर 12 आवर्स के लिए वो नॉर्मल पे चले जाएंगे, फिर अगेन 10 आवर्स वो पीक पे होंगे, देन आफ्टर 12 आवर वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। उसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। ड्यूरिंग फीवर द पेशेंट मस्ट बी कवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट इन एवरी स्टेज, चिल, हीट एंड स्वेट। हमने देखा वो क्या करेगा, पूरी बॉडी को अपने कवर किया रहेगा एमलरेशन के लिए, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा चिली है, उसे ठंड से बहुत ज्यादा दिक्कत है कि उसका फीवर और ना एग्रेवेट कर जाए, उसकी दिक्कत और ना बढ़ जाए, इसलिए वो कवर किया रहता है अपनी बॉडी को। वही चीज यहाँ पे लिखी है, मस्ट बी कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन एवरी स्टेजेस, हीट, स्वेट, चिल। ठीक है, कोल्ड स्टेज कैसी होगी? प्रीडोमिनेंस, देयर इज ग्रेट रिपंजेंस टू कोल्ड और कोल्ड एयर। ठीक है, रिपंजेंस मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा दिक्कत, डिस्कम्फर्ट होगा पर्सन को कोल्ड से, कोल्ड एयर से। वेरी चिली ऑन लीस्ट मूवमेंट और बीइंग अनकवर्ड, जैसे वो हल्का सा भी अनकवर्ड होगा उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी, वो क्या चाहेगा? पूरे टाइम कवर रखे। चिल नॉट रिलीव्ड बाय एक्सटर्नल हीट, उसकी जो कपकपी है, उसे जो सर्दी लग रही है, उसे जो ठंड लग रही है, वो इंटरनल हीट से ठीक नहीं होगी। ड्यूरिंग चिल स्टेट देयर इज इन एक्सेसिव राइगर एंड शटरिंग। इन एक्सेसिव मीन्स बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का उसे कपकपी होगी। शिवरिंग हमें देखने को मिलेगी, वाइब्रेशन हमें देखने को मिलेगी। कहाँ पे? वाइब्रेटिंग बॉडी। बॉडी में क्या देखने को मिलेगी? बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, कपकपी देखने को मिलेगी हमें। ड्यूरिंग हीट स्टेज क्या होगा? देयर इज ग्रेट हीट ऑन द एंटायर बॉडी, होल बॉडी बर्न्स हॉट विद अ रेड एंड हॉट फेस, still the patient cannot move or uncover without being chilly। ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। फीवर के केस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्कोमिटेंट क्या है? कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स क्या होते हैं? मैंने बहुत बार बताया, एसेसरी सिम्टम्स होते हैं जो कि मेन सिम्टम्स के साथ आते हैं। ठीक है, इनएफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल एंड यूरिन देखा हमने। बिटर टेस्ट इन माउथ, सार टेस्ट इन माउथ था। ठीक है, विद गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। बिटर टेस्ट इन माउथ एंड सार टेस्ट इन माउथ हमने देखा दो जगह। फीवर में कैसा है? बिटर है, नॉर्मली कैसा है? सार टेस्ट है। वॉमिट कैसी हो रही है? सार वॉमिटिंग हो रही है। फीटेड अल्सरेशन हमने देखा। एग्रावेशन, जनरल एग्रावेशन की जनरल मोडालिटीज की बात करते हैं। एग्रावेशन मॉर्निंग के टाइम पे वेकिंग अप एट 4 AM, वो सुबह उठ के 4 AM पे क्या कर रहा है? उसकी नींद खुल जा रही है, उसके बाद वो ड्रीमी स्लीप में जा रहा है। ठीक है, ड्रीमी स्लीप हमने इस एक पॉइंट देखा था, ड्रीमी स्लीप था। उसमें क्या कर रहा है पेशेंट? ड्रीमी स्लीप में आधी नींद में चला जा रहा है। अगर उस टाइम उसे कोई उठा दे तो उसको पूरे दिन टायर्डनेस, वीकनेस होगी बाय मेंटल एक्सर्शन। आफ्टर ईटिंग और ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा खा लेने से भी उसकी दिक्कत बढ़ेगी। टच से, प्रेशर से, नॉइज से, एंगर से, नार्कोटिक्स ड्यूरिंग ड्राई वेदर एंड इन
कोल्ड एयर से उसकी दिक्कत बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। आराम कैसे मिलेगा? कवरिंग से आराम मिलेगा उसे। इन द इवनिंग व्हाइल एट रेस्ट लाइंग डाउन एंड इन द डैम्प वेट वेदर, और उसे कवरिंग से भी आराम मिलेगा। जब वो अपनी पूरी बॉडी को कवर किया जाएगा तब उसे आराम मिलेगा। रिलेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टू सल्फर इन नियरली ऑल डिजीज और सीपिया से ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नक्स वोमिका बी गिवन एट अ टाइम ऑफ रिटायरिंग। जब पर्सन आराम कर रहा हो तब नक्स वोमिका दी जाती है, या आराम करने से 3-4 घंटे पहले उसे दी जाती है। लेट्स सपोज अगर पर्सन को 10 बजे सोना है, या तो उसे 9 बजे दी जाएगी या तो उसे 7 बजे दी जाएगी। 3-4 घंटे पहले सोने से, आराम करने से, रेस्ट करने से 3-4 घंटे पहले या एट द टाइम ऑफ रेस्ट उसे दी जाएगी। Which is better at the time of several hours before going to bed, act as best during repose of mind and body। पूजा को भी यही सोचकर दिया जाता है सोने से पहले, ठीक है। रात के टाइम पे प्रिस्क्राइब की जाती है थूजा और नक्सवामिका दोनों ही। आई होप आप लोगों को नक्सवामिका समझ में आई होगी। आई नो बहुत लेंदी हो गई नक्सवामिका, बिकॉज इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाना इम्पोर्टेंट था। I hope you all guys found this video helpful and informative. If you do so, then hit the like button. Share this video with your friends and colleagues who might find it useful. Also, subscribe to my YouTube channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. Also, comment down below your doubts and queries. I feel happy to respond to you all. Thank you so much. See you in the next lecture. Till then, bye bye. Take care and study hard. मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ, निमोनिक्स रिवाइज करते रहिए हमेशा रेगुलर इंटरवल पे। थैंक यू।